हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने क्या देखा था कि कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन के बारे में। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्या देखने वाले हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ए इनवर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, सही है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इनवर्स फंक्शन का कंटिन्यूटी कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसमें भी आपको एक पर्टिकुलर केस ही पूछा जाएगा और हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेरा कोई फंक्शन दे रखा है और वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इफ f इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन इन a टू b, अगर a से b में कोई मेरा फंक्शन दे रखा है जो कंटिन्यूअस है, तो उसका इनवर्स कैलकुलेट करोगे, जिसमें मैं f ऑफ a का जो वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रहा है आपका एक्सट्रीम पॉइंट पे, f ऑफ a को c और f ऑफ b को d ले रहा हूं। तो जब आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो देखो इनवर्स से जब कैलकुलेट किया जाएगा तो होगा क्या, जब मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा f a टू b, तो इसका जो रेंज या कोडोमेन आएगा, वो रेंज और कोडोमेन सही है, वो कितना आएगा, c टू d आएगा। तो जब मैं इसका इनवर्स कैलकुलेट करूंगा तो f इनवर्स ऑफ कहां से कहां जा रहा होगा, ये फंक्शन c से d से ab तक का आपका फंक्शन जा रहा होगा, सही है ना। तो अब क्या है कि मेरा जो फंक्शन है f इनवर्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, किसके बीच में, c से d के बीच में। देखिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। हम ये जानते हैं कि fx और f इनवर्स ऑफ x का जो ग्राफ है, ये दोनों क्या होता है, मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। y इक्वल टू x लाइन में दोनों ही क्या होंगे, अपने मिरर इमेज होंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, जब भी आपसे इनवर्स फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में बात किया जाएगा तो आप ग्राफ के थ्रू ज्यादा यूज करोगे, है ना। ग्राफिकल मेथड यूज करके हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि मेरा फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक। तो क्या किया, आपका fx जो फंक्शन है वो a से b तक का अगर डिफाइन होता है तो मैंने a से b एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका, ये a से b में डिफाइन है, ठीक है। तो y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ किया और y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करके मैंने fx फंक्शन का मिरर इमेज ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही मैं fx का मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कहां से कहां होगा, c से d हो जाएगा। तो अब मेरा फंक्शन c से d में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा इनवर्स वाला जो फंक्शन होगा f इनवर्स ऑफ x, ये कहां कंटिन्यूअस होगा, तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन है वो कहां से कहां है, c से d है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया f ऑफ r टू 0 टू इंफिनिटी। तो मेरा एक फंक्शन है जो r से, जिसका डोमेन रियल नंबर है और वो 0 से इंफिनिटी के बीच में डिफाइन होता है। फंक्शन है आपका fx इक्वल टू e टू द पावर x व्हेन x इज लेस देन 0 और x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो अभी आपको बताना है कि मेरा f इनवर्स ऑफ x वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले fx जो आपका फंक्शन दे रखा है इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो fx वाले फंक्शन का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो fx आपका क्या दे रखा है, एक तो e टू द पावर x आपको लेना है व्हेन x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 के लिए e टू द पावर x का ग्राफ कैसा आएगा आपका, देखिए e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, मगर आपको x लेस देन 0 तक का ही वैल्यू लेनी है। तो अगर आप x लेस देन 0 तक का वैल्यू लोगे तो यहां पे इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ वैसे तो 0 से बनता, क्योंकि इसमें प्लस 1 हो गया है तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और शिफ्ट होकर ये ग्राफ कैसे जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और यहां पे आपका जो ग्राफ है वो है e टू द पावर x का। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा जो फंक्शन है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में मेरा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा, और वैसे भी ये जो लाइन आपकी जा रही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अबव है। अब जब मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो आप देखो 1 का मिरर इमेज यहां कहीं पे आ रहा होगा, और इस वाले वैल्यू का मिरर इमेज इस तरह से आएगा, ठीक है। तो क्या आपको जो ये ग्राफ मिल रहा है, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आप देखो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में अगर आप इसका डोमेन लो तो अभी इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, और वो आप कहां से चेक करोगे,
यहां देखो आपको f की डेफिनेशन दे रही है, तो f की डेफिनेशन दी है तो f इनवर्स का जो डोमेन होगा वो 0 से इंफिनिटी होगा और रेंज क्या होगा r हो जाएगा। तो इस डोमेन के लिए 0 से इंफिनिटी के लिए मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ग्राफ बना के डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास f ऑफ r2। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस ले लिया था, 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वाले में हमारा जो फंक्शन था वो पूरा कंटिन्यूअस था, सही, अपने डोमेन के अंदर में। सेकेंड जो हम केस ले रहे हैं वहां पे मेरा जो फंक्शन है वो एक रेंज के, एक अपने डोमेन के अंदर डिफाइन तो है मगर डोमेन आपका पूरा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे। f r2 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी जा रहा है, तो 0 से 1 और 2 to इंफिनिटी अगर जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आप देखो आपका ग्राफ क्या है, अभी भी फंक्शन का डेफिनेशन सेम है, बस यहां पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो x स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा ग्राफ इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, और आप ये देखो 0 से 1 यूनियन 1 आपका 2 टू इंफिनिटी है मगर 1 क्या है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे यहां पे ओपन इंटरवल बना देंगे। जब आप इंक्लूड करोगे तो यहां से आपका ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा, सही। तो एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप आओगे तो आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, 1 मिलेगा। राइट हैंड साइड से आओगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मैं क्या जानता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मुझे एक पॉइंट मिल रहा है x इक्वल टू 0 जहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। तो x इक्वल टू 0, अब देखो इसमें x इक्वल टू 0 एक्सक्लूड नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 एक्सक्लूड होता है यहां से तो मैं इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करता, मगर अभी मेरा जो डोमेन है वो रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में गया है। तो मैं x इक्वल टू 0 पे भी देखूंगा कि मेरा फंक्शन की नेचर कैसा होगा। तो x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हो 1 आता है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे 2 आएगा। तो मेरा फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। दूसरी बात आपको भी दिखाई दे रहा है कि फंक्शन इस वाले पॉइंट से यहां पे जंप करते हुए जा रहा है कि नहीं, इस वाले पॉइंट से जंप करते हुए 2 पे जा रहा होगा। अब जब मैं इसी फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखो तो अब मेरा जो फंक्शन डिफाइन होगा f, वो कहां से कहां रिवर्स हो जाएगा। जो अब कोडोमेन था वो डोमेन बन गया और मेरा फंक्शन यहां से रियल नंबर r में डिफाइन हो रहा होगा। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आप ये देखो, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, तो 2 टू इंफिनिटी के बीच में, 2 टू इंफिनिटी के बीच में आपका ये वाला ग्राफ है और 0 टू 1 के बीच में है ना, सही है ना। ये जो आपका डोमेन दिया है इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो आप देखो 1 यहां पे कहीं पे 1 आएगा, 1 से इधर कैसा ग्राफ आएगा, ऐसे आएगा, और आफ्टर 2 इंक्लूडेड है, उसके बाद ऐसा ग्राफ फॉर्म हो जाएगा, सही, इस तरह से ग्राफ फॉर्म। तो यहां पे क्या है, मेरा फंक्शन 0 पे x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि डोमेन के बीच में जब आप डोमेन लोगे तो आपके डोमेन में ये वाला वैल्यू तो इंक्लूड ही नहीं है ना। आपका जो डोमेन है उसमें 1 से 2 का जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं है, तो उसके बीच में मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, आफ्टर 2 मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 1 पे क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमें चेक नहीं करनी। 2 पे जब मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो 2 पे आप क्या देखते हो, हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि f ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव fx। ठीक है, कोई ऐसा एंड्स कोऑर्डिनेट जहां पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एंड्स कोऑर्डिनेट पे हम क्या करते हैं,
अगर दूसरे तरीके से लिमिट आप या फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है या आप लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो उस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ता है, एक तरह की जो दूसरी तरफ की लिमिट है वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो वन साइड की आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, अगर वो एफ ऑफ ए के इक्वल है तो मैं कहूंगा मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूटी एट से एंड पॉइंट। तो एंड्स कोऑर्डिनेट पे हम क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूटी, या एक्सट्रीम पॉइंट पे देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी क्या होगी। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मेरा जो फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो था, या एफ एक्स था, वो एक्स इक्वल टू 0 पे क्या था आपका फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे। मगर जब मैं इसके इनवर्स की बात करूंगा तो इसका इनवर्स का जो डोमेन है वो डोमेन ही 0 से 1 और 2 टू इंफिनिटी है। तो 0 से 1 में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है और फिर 2 से इंफिनिटी के बीच में भी मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको कि यहां पे अपना जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब इसी में एक और टर्म इंक्लूड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एफ आर टू 0 to 1 2 to इंफिनिटी, ये पहले वाले क्वेश्चन में था। इसमें एक नया चीज क्या इंक्लूड हो गया, 3/2। तो इस 3/2 की वजह से क्या होने वाला है, देखो मेरा जो फंक्शन था यहां से तो e टू द पावर x से डिफाइन होगा, ये जो वैल्यू है ये एक्सक्लूडेड है, 0 यहां पे इंक्लूड नहीं है। 3/2 पे फंक्शन का वैल्यू अब आप इसमें इंक्लूड कर लो एट x इक्वल टू, ठीक है, 0 यहां से हटा दो और 0 पे फंक्शन का वैल्यू है 3/2। x इक्वल टू 0 पे मैंने फंक्शन का वैल्यू ले लिया 3/2 और आफ्टर 0 फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा आपका x² + 2। ठीक है, अभी भी मैं क्या देख रहा हूं इस वाले केस में कि मेरा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 कह सकते हो। सही है, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है और ये f ऑफ 0 के इक्वल भी नहीं है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा जो फंक्शन है ना, वो ये जो फंक्शन है ये कहां पे, एट 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसका इनवर्स लूंगा, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा। तो आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे करके एक लाइन मिलेगी। अब आप ये देखो 0 पे 3/2 पे ये जो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 0 पे वैल्यू अगर 3/2 है तो जब मैं इसका रिवर्स लूंगा तो 3/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एट ये तो 1 हो गया, तो एट 3/2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया एट 3/2। तो x इक्वल टू 3/2 पे फंक्शन का वैल्यू 0। 2 पे यहां ओपन इंटरवल है और इसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, है कि नहीं। ठीक है, अब आप ये देखो मेरा फंक्शन अप टू 0 तक का, 0 से 1 तक का फंक्शन डिफाइन है। तो जब मैं फंक्शन का इनवर्स लूंगा तो फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज होगा डोमेन। तो 0 to 1 आएगा, यूनियन 2 to इंफिनिटी आएगा और यूनियन 3/2 आ जाएगा।
अब 0 से 1 इसके डोमेन में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और 0 और 1 पे मुझे, क्योंकि दोनों ही ओपन इंटरवल में हैं, तो हमें 0 और 1 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी। इसका मतलब मेरा फंक्शन यहां पे कंटिन्यूअस है। दूसरा, 2 से इंफिनिटी के बीच में 2 पे यहां पे इंक्लूड मत करो आप इस वैल्यू को, तो ये मैंने 2 इंक्लूड नहीं किया। तो अगर 2 इंक्लूड नहीं करूंगा तो 2 से इंफिनिटी के बीच में भी मेरा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 3/2 पे। तो 3/2 पे मेरा फंक्शन एक पॉइंट फंक्शन के टाइप का है, इसके नेबरहुड में ये डिफाइन नहीं है। तो इस पॉइंट के लिए जहां पे ये अपने नेबरहुड में डिफाइन नहीं है, तो हम किसी भी पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या लेते हैं कि यहां पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों से नहीं आ सकते, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और वैसे भी आप देख रहे हो आपका जो ग्राफ है, यहां से इसके बीच में तो डिफाइन नहीं है, यहां पे डिफाइन नहीं, मगर ये तो पॉइंट है ना, तो यहां से आपको डायरेक्टली कहां जंप करना पड़ेगा, यहां, और यहां से जंप करना पड़ेगा इस जगह पे, इसके बीच में आपका कोई वैल्यू डिफाइन नहीं। तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अपना जो पॉइंट होगा, किसी एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफाइन है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो 3/2 पे एट x इक्वल टू 3/2 पे जो अपना f इनवर्स ऑफ x है इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक, इसके लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन नहीं है, राइट हैंड साइड में डिफाइन नहीं है, तो हमारा LHL अगर नॉट डिफाइन होगा, सही, राइट हैंड साइड से RHL जो है वो भी नॉट डिफाइन है, तो अगर ये दोनों ही वैल्यू नॉट डिफाइन है तो f ऑफ 0 एक वैल्यू को लेके मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, सही है। तो ये जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई ही नहीं करता, इसके बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं कि f ऑफ 3/2 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो ये है, जब भी आपसे इनवर्स की कंटिन्यूटी के बारे में पूछा होगा तो जनरली आपको जो फंक्शन यहाँ इनवर्स पे दिया होगा वो कंटिन्यूअस होगा। सही है, तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का, या अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है भी तो एक या दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है जो आपसे जेईई में और एडवांस लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने कंटिन्यूटी ऑफ ए इनवर्स फंक्शन भी देख लिया। तो आज अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, इस लास्ट टॉपिक में हम 4 थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। सही है, तो फर्स्ट थ्योरम है हमारा बाउंडेडनेस थ्योरम। सही है, अब देखिए बाउंडेडनेस थ्योरम क्या कहता है, इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल a to b, अगर कोई फंक्शन आपका a से b में कंटिन्यूअस है तो इट इज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट k is greater than 0 such that modulus of fx is lie between k for all value of x is belong to a to b। तो देखो हमने क्या बोला कि अगर मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल a से b में, तो a से b में मैं कोई एक फंक्शन ले लेता हूं। मान लीजिए अगर मैं a से b में कोई फंक्शन लेता हूं तो ये पॉइंट आपका a है और b है, और a से b में मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब a से b में हो सकता है कि मेरा फंक्शन ऐसे करके चले जाए, इस तरह से हो सकता है कि मेरा फंक्शन ऐसे जाए और इस तरह से आ जाए, है कि नहीं। तो अब इस फंक्शन के लिए जो आपने फंक्शन बनाया है, अब ये तो बाउंडेड है ना, क्योंकि ये देखो इसका एक एक्सट्रीम वैल्यू होगा। अगर फंक्शन a से b में डिफाइन हो रहा है और कंटिन्यूअस भी है, सही है ना, और क्लोज इंटरवल ऑफ a भी लिया हुआ है, a और b इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। तो कुछ बार क्या होता है कि जैसे आप ऐसा मत, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं tan का, है कि नहीं, तो tan इनवर्स ऑफ x, अगर सॉरी tan इनवर्स, आपने अगर tan का एग्जांपल लिया तो tan आपका देखो ये a से b के बीच में डिफाइन नहीं करता, तो -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा नहीं कहूंगा कि ये फंक्शन सर कंटिन्यूअस तो है नहीं। सही है, और पहली बात क्या है, ये कंटिन्यूटी पूरे x बिलोंग टू रियल नंबर में डिफाइन करेगा। तो अपने को क्या बात करनी है बस कि अगर आपका x या डोमेन a से b के बीच में बिलोंग करता है तो इस वैल्यूज के लिए, ये जो आपका वैल्यूज दे रखा है, इस वैल्यूज के लिए हमें एक एक्सट्रीम वैल्यू k मिलेगा -k। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन होगा
वो आपका k से माइनस k के बीच में ही लाई करेगा। तो इसीलिए हमने क्या लिया, मॉडुलस ऑफ fx लिया है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा वैल्यू जरूर मिलेगा जिसके बीच में ही मेरा फंक्शन पूरा का पूरा लाई करे। सही, अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस तरह से, मान लीजिए जैसे मैं tan इनवर्स ऑफ x की अगर बात करता हूं, तो tan इनवर्स ऑफ x जो है, अगर आपने उसका ग्राफ देखा है तो आप देखिए ये जो ग्राफ है वो कहां से कहां हो रहा होता है, माइनस ऑफ आपका -π/2 टू π/2 के बीच में लाई करता है, जैसे ये होगा। ये भी आपका देखो, आप -∞ से इंफिनिटी आ रहा है, तो अपने डेफिनेशन जो x बिलोंग टू a टू b है इसको सेटिस्फाई तो नहीं करता, मगर ऐसे जो फंक्शन होते हैं ये बाउंडेड होते हैं। मैं कह सकता हूं कि tan इनवर्स ऑफ x वाला जो वैल्यू है ये हमेशा किसके बीच में रहेगा, π/2 से लेस ही होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपनी। तो एक हमने क्या सीखा कि अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड है या आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो f ऑफ x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल a से b, अगर मेरा फंक्शन a से b में कंटिन्यूअस है तो हर एक पॉइंट पे, जैसे आप या तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दो या इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपने जो भी ग्राफ ड्रॉ किया है इस ग्राफ में एक वैल्यू ऐसा होगा जो एक्सट्रीम होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मैक्सिमम कह सकता हूं, और इस ग्राफ में ये जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूं, अभी मिनिमम। हो सकता है a से b के बीच का जो ग्राफ है वो ग्राफ में इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता था, तो अभी ये पॉइंट जो होता a ये है, b ये है, मगर यहाँ पे मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगा और मिनिमम इस पॉइंट पे आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है a से b के अंदर में या इस इंटरवल के बीच में, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। सही है ना। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि b पे मेरा फंक्शन का वैल्यू डिफाइन ही नहीं, ठीक है, इंक्लूडेड किया है मगर b पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम तो आएगा मगर मैक्सिमम क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। सही है, तो इस तरह से आपका जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर सकते ना, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है मगर जिस पॉइंट पे मुझे वैल्यू डिफाइन करना था वो पॉइंट ही इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे वाले केस में मैं क्या कहूंगा कि इस वाले पॉइंट पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाता हूं और ये ग्राफ आपका मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम पे इंक्लूड है मगर मिनिमम वाला जो वैल्यू है यहां पे मेरा फंक्शन इंक्लूड नहीं है a से b में। तो अब आप ये देखो कि इस फंक्शन का मैं मैक्सिमम तो डिफाइन कर सकता हूं मगर यहाँ पे मिनिमम आपका डिफाइन नहीं कर सकता। सही है, तो वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप ये देखोगे कि भाई अपना जो ये फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, अपना ये जो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। तो हम अगर हम बात किसी करें कि अगर फंक्शन a से b के बीच में कंटिन्यूअस है, तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिया ये कैसा ग्राफ था, आपका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था, तो ऐसे ग्राफ इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, ये जो थ्योरम मैक्सिमम मिनिमम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस थ्योरम का यूज जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे फिर से करेंगे रॉस थ्योरम में। ठीक है, तो रॉस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास बेल्ज़ेनोस थ्योरम। इफ ए फंक्शन f is continuous on a to b and f of a, f of b, product of fa, fb is less than 0, then there exists at least one number c belonging to ab such that f of c equal to 0। तो हम जो इंटरमीडिएट थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, इंटरमीडिएट थ्योरम और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बेल्ज़ेनोस थ्योरम है। सही है, तो बेल्ज़ेनोस थ्योरम में क्या कहता है कि अगर मेरा कोई भी दो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया और इस फंक्शन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे a पे मेरा फंक्शन पॉजिटिव है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट b पे मेरा फंक्शन अगर निगेटिव है, तो इस पॉइंट से मुझे b से a तक का जाना है, या आप ऐसे कह दो कि a से b। तो अब a पॉइंट से b पॉइंट तक का मुझे जाना है,
ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बिना पेन उठाए अगर आप यहां से यहां जाओगे तो आप कोई भी पाथ फॉलो करोगे तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही होगा जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, और जहां पे इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया वहां पे वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी इंटरवल के बीच में, और एफ ए और एफ बी में एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू निगेटिव है, तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, 0 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कैसे। मान लीजिए आपने फंक्शन डिफाइन किया ए से बी के बीच में, अब ए से बी में तक का, अब ए पे पॉजिटिव ले लेते हैं, बी पे नेगेटिव, कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव निगेटिव होगा। अब इसके बीच में जब आपने फंक्शन डिफाइन किया होगा, आप कैसे भी फंक्शन डिफाइन करो, सही है, तो जब आप ए से बी के बीच में फंक्शन डिफाइन करोगे तो मैंने एक फंक्शन बना दिया एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ के टाइप, एक मैंने gx फंक्शन डिफाइन किया और यहां पे आपका समथिंग इस तरह से वैल्यू ले लिया, सही है ना, कि कोई ना कोई सी पॉइंट तो इसके बीच में ऐसा बिलोंग करेगा जहां पे हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने क्या मान लिया, एफ एक्स माइनस ऑफ समथिंग 0 ले लो आप, ठीक। तो इसके बीच में जब आपने कोई सी पॉइंट लिया होगा, कोई भी सी पॉइंट लो, तो मैं क्या जानता हूं कि C A से ग्रेटर देन है और B से लेस देन है, सही है। तो अगर C A से B के बीच में लाई कर रहा होगा, तो जब मैं f ऑफ A पे वैल्यू कैलकुलेट करूं और f ऑफ C पे वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो अगर f ऑफ A से ये वैल्यू ग्रेटर है, सही है ना, और f ऑफ A क्या है, निगेटिव वैल्यू, देखो ये निगेटिव है, और f ऑफ C जो वैल्यू होगा वो f ऑफ B से क्या होगा, लेस हो, ठीक है। दो एक्सट्रीम वैल्यू मैं ले रहा हूं फंक्शन की, सही है। अब हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका B पे एक्सट्रीम वैल्यू ही हो और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही हो, तो f ऑफ A पे मैंने ले लिया कि ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे f ऑफ B पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो f ऑफ C का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इसके बीच में लाई करेगा, और ये निगेटिव है और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके बीच में कोई ना कोई सी तो ऐसा होगा, जब मेरा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो निगेटिव से पॉजिटिव जाते जाते एक पॉइंट तो आपको ऐसा मिलेगा जहां पे इसे अपना साइन चेंज करना पड़ेगा, और जब ये अपना साइन चेंज करेगा तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव है, एफ ऑफ ए का वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव से जा रहा है और निगेटिव से इसको पॉजिटिव जाना है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो ऐसा होगा ना कि मेरा फंक्शन अपना साइन चेंज करे, तो उस पॉइंट पे मैं क्या कहूंगा कि f ऑफ c कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेल-जेवियर्स थ्योरम आपको ये बताता है कि f ऑफ a और f ऑफ b का प्रोडक्ट जब भी आप क्या कहोगे, लेस देन 0 लोगे, तो इसके बीच में आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। अब उस पॉइंट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू cos ऑफ x माइनस ऑफ x प्लस 1 वेयर x बिलोंग टू 0 टू π/2, तो ये मेरे पास फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हमें c कैलकुलेट करना है जहां पे मेरा f ऑफ x इक्वल टू 0 है। तो आप देखो मैंने पहले 0 पुट किया, अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, cos 0 1 है, 0 प्लस 1, तो फाइनली ये कितना हो गया, आपको 2 वैल्यू दे रहा है। दूसरा जो है, अगर मैं π/2 पुट करता हूं तो ये 90, ये 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 प्लस 1 हो गया, तो कितना मिला आपको, वैल्यू 1 मिल गया, ठीक है। तो यहां तो आपके दोनों वैल्यूज के लिए कैसा आ गया, आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो एक 1 आ रहा है, आपका 2 आ रहा है, 3। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम चलो इंटरमीडिएट थ्योरम में करेंगे। हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि आपने क्वेश्चन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3, तो आप एफ ऑफ 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करने पे ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 देगा, और आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 पुट कर देंगे तो कितना होगा, 8 माइनस ऑफ 3, तो 8 माइनस ऑफ 3 लिया तो आप देखो यहाँ पे 5 मिला, तो एक वैल्यू के लिए माइनस ऑफ 3 मिल रहा है और एक के लिए 3, और मैं क्या जानता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, अपना कंटिन्यूअस होगा। तो अगर मेरा फंक्शन 0 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस है, ठीक है,
0 से 2 में कंटिन्यूस है। तो आप देखो इस फंक्शन का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा 0 से 2 के बीच में, तो 0 पे आपका कितना वैल्यू है -3 आ रहा है और 2 पे इसका वैल्यू आ रहा है 5। अब मुझे इस पॉइंट से आपका ग्राफ यहां तक का तो ड्रॉ करना है कि नहीं? तो ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरा ग्राफ कैसा करके आ रहा होगा, इस तरह से ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है, क्यूबिक का ग्राफ, सही है ना। तो अब आप ये देखो किसी ना एक पॉइंट पे तो इसने इंटरसेक्ट किया ना। अब कैसे मैं उसे निकालूं? f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3 है, तो कहीं ना कहीं पे ये 0 होगा c के लिए, तो f ऑफ c, तो c क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 0, तो c क्यूब इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आएगा 3 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 3, है कि नहीं? तो अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 3 की बात करता हूं तो देखो वो 2 से तो कम ही होने वाला है और 0 से तो ग्रेटर ही होगा ना। कभी भी 3 का अगर क्यूब रूट भी लोगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर तो आपको मिलने ही वाला है कि नहीं? ठीक है, तो c इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/3 इज लाई बिटवीन 0 to 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसके बीच में जो इंटरमीडिएट वैल्यू है जहां पे मेरा फंक्शन 0 है वो कैलकुलेट करोगे। अब इसका फायदा क्या है, कई बार आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए कहेगा कि फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब आपसे फंक्शन का सॉल्यूशन कहता है तो f(x इक्वल टू 0 ही पूछा जाता है। तो आप f(x इक्वल टू 0 पूछेगा तो उस केस में आप c इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या आप ये सोच सकते हो कि मेरे फंक्शन का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए इसका फायदा क्या है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि अगर मेरे पास f(x इक्वल टू x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 4 प्लस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जैसे ये फंक्शन दिया है ऑड मल्टीपल, ठीक है ना। तो अगर आपका पावर ऑड है, सही है, तो होगा क्या कि आप क्या करो, यहां पे कोई भी एक वैल्यू ले लो। अगर ऑड पावर होगा और आपने कोई भी नेगेटिव नंबर लिया, जैसे मैं अगर 0 के पास में ही जाता हूं तो आप ये देखो 0 के पास में ही क्या होगा, 0 से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा लो, तो 0 से ज्यादा वैल्यू लेने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। मगर आपने अगर 0 से लेस देन कोई वैल्यू लिया तो ये माइनस ऑफ h की पावर 7 प्लस h की पावर 6 होगा, माइनस ऑफ h की पावर प्लस 5 h की पावर 4 प्लस माइनस ऑफ h क्यूब प्लस h स्क्वायर माइनस h प्लस 1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहां आने वाला जो h है वो क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल, या x इज अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू आप 0 मान सकते हो, मगर कहां, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप देखो ये वाला जो वैल्यू होगा, इस वाले वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये तो पॉजिटिव हो गया, यहां आने वाला वैल्यू ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मगर आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले सकते हो कि नहीं, है कि नहीं। तो h की पावर 7 क्यूबिक है ना, क्यूबिक है तो आप माइनस साइन कॉमन ले लो, h की पावर 7 हो गया, माइनस h की पावर 6 हो गया, प्लस h की पावर 5 माइनस h की पावर 4 प्लस h की पावर 3 माइनस h की पावर 2, ठीक है, प्लस h माइनस ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जब निगेटिव आ रहा था तो यहाँ पे एक साइन माइनस कॉमन ले लिया, अगर निगेटिव वैल्यू आपने बहुत ज्यादा पुट किया। तो क्यूबिक फंक्शन में आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी बड़ा नंबर रख दो, जैसे मैं -1 रख देता हूं, तो -1 पे ये -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइनली ये कैंसिल, तो कितना हो गया आपका 0 आ गया। तो एक वैल्यू तो कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, और दूसरे वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, देखो इसके लिए 0 आ गया है ना 1 के लिए, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर आप पुट करके देखो यहाँ पे, तो अगर मैं -2 पुट करूं तो -2 की पावर 7 होगा, +2 की पावर 6 -2 की पावर 5। तो आप जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ाते जाओगे तो किसी एक वैल्यू के लिए, क्योंकि इसमें ऑड पावर है ना, तो जितने भी ऑड पावर फंक्शंस होते हैं उन सभी में क्या होता है, ऑड पावर। तो जैसे जैसे अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाओगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मैं यहां से ये जो पावर है, ये पावर अगर कॉमन ले लेता हूं, है ना, या आपका ऑड पावर ही लो, तो ऑड पावर में जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू आप पुट करते जाओगे ये आपका निगेटिव होते जाएगा।
तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पे तो ये पॉजिटिव होने वाला है, मगर क्या निगेटिव वैल्यू पुट करने पे जो ऑड पावर होती है वो निगेटिव होगी ही होगी, उसकी गारंटी हम यहां से देख सकते हैं। अब हमने 2 की पावर 4 लिया, फिर हम क्या ले लेते हैं 2 की पावर यहां पे माइनस ऑफ 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस ऑफ 2 प्लस 1। सही है। तो अब आप ये देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निगेटिव होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निगेटिव होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निगेटिव होगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्योंकि -2 की पावर 7 हमेशा 2 की पावर 6 से तो बड़ा ही होने वाला है, तो देखो ये सभी कॉम्बिनेशन क्या है, निगेटिव है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन मैंने क्या देखा कि अपना क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। सही है। तो अब क्या है कि मेरा जो ऑड पावर फंक्शन होगा वो हमेशा 2 तरह के वैल्यू दे रहा होगा। किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए वो पॉजिटिव भी होगा और किसी दूसरी वैल्यूज के लिए वो निगेटिव भी होगा, यानी वो हमेशा बेलज़ेनोस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वो हमेशा बेलज़ेनोस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ए से बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में जैसे अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज लिया था तो हमने क्या देखा, 1 पे ये 0 आ रहा है, तो 1 से बड़ा कोई दूसरा नंबर आप लोगे, सॉरी -1 पे ये 0 आ रहा है, 1 पे लेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, -2 पे लेंगे ये निगेटिव आ जाएगा। तो 1 से इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। ठीक है। तो बेलज़ेनोस थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है जहां उसमें a और b पे का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं वो लेस देन 0 होगा, तो उसके बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसे होगा जहां पे मेरा फंक्शन क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है। तो ऑड मल्टीपल जितने भी फंक्शन होंगे, सही है, जैसे जिसकी पावर 7 है, 3 है, 5 है, ये सभी फंक्शन का एटलीस्ट 1 रूट तो होना ही होना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करें इंटरमीडिएट थ्योरम के बारे में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपसे क्या कहता है कि अगर मेरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है a से b के बीच में, कि इफ f इज कंटिन्यूअस, fx is continuous in closed interval a to b such that, अब f ऑफ a पे कुछ वैल्यू है, ठीक है, f ऑफ a पे आप कोई भी एक वैल्यू ले लो और f ऑफ b पे कोई भी वैल्यू ले लो, मगर f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो दोनों में से कोई एक क्या होगा, ग्रेटर होगा और लेस होगा। ठीक है। तो अगर ग्रेटर और लेस होगा तो आप देखो क्या होगा, मान लो कि f ऑफ a पे आपने एक वैल्यू ले लिया, f ऑफ b पे एक वैल्यू लिया, ठीक है। तो अगर आपने a पे अगर कोई वैल्यू लिया है और b पे कोई वैल्यू लिया है, तो अब a से b तक आपको जाना है। तो आप a से b तक का देखो डायरेक्टली ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, इस तरह से जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे पाथ है जो जा सकते, यहां से यहां तक का जाने। तो a से b के बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट पॉइंट के आएगा, सही है, क्योंकि f ऑफ a का वैल्यू ये है, f ऑफ b का वैल्यू ये है। तो आप ये बताओ कि आप जहां से k पे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या fa और fa के बीच में लाई करेगा, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है। तो आप ये देख रहे हो कि इफ k इज बिलोंग टू a टू b, अगर k मेरा a से b के बीच में बिलोंग करेगा तो f ऑफ k का जो वैल्यू है वो वैल्यू भी हमेशा fa और f ऑफ b के बीच में ही लाई करेगा। क्या कह रहे हैं हम, अगर k मेरा a से b के बीच में लाई कर रहा है तो f ऑफ k का जो वैल्यू होगा वो भी किसके बीच में लाई करेगा, fa और f ऑफ b के बीच में। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि fa और fa के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैं मान लो कि मैंने कोई नंबर c ले लिया, तो इस c नंबर के लिए where c is belong to fa, अगर ये fa से f ऑफ b के बीच में लाई करेगा तो इसके लिए यहां पे कोई ना कोई x आ रहा होगा जिसके लिए ये fx किसके इक्वल होगा,
सी के इक्वल होगा। ये कौन कहता है? आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है और k इज बिलोंग टू a टू b है, तो f ऑफ k इज लाई बिटवीन fa और f ऑफ अपना। अभी हमने IVT पढ़ लिया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं कि किस तरह से आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अभी अपने को क्या देखना, अब हमारे पास एक फंक्शन है। अब मैं क्या जानता हूं, fx इक्वल टू, अगर समथिंग मैं कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लूं, तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है, और अगर मैं अब कंटिन्यूअस तो है ना ये फंक्शन, और इसका जो वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ट्वाइस पे इसका वैल्यू मिनिमम होगा। तो माइनस ऑफ बी आप देखो कितना आएगा 1, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये -1/2 पे क्या होगा? आपका लोवेस्ट वैल्यू दे रहा होगा। तो ऐसा ग्राफ जा रहा होगा -1/2 पे लोवेस्ट है, मगर हम 1 से 2 के बीच में देख रहे हैं। तो 1 से 2 के बीच में मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो गया। तो अगर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए अपने को क्या देखना है कि IVT सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, तो 1 पुट करने पे कितना वैल्यू देगा? 1 + 1 -4, तो -4 दे दिया। 2 पुट करने पे 4 + 2 -4, तो कितना दिया? 2 दिया। तो आप क्या देख रहे हो, f ऑफ 1 पे ये -4 है, f ऑफ 2 पे कितना है? 2 दे रखा है। तो ये बेलजेनस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इंटरमीडिएट थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ रहा होगा जहां पे इसकी वैल्यू, और ये देखो ये 2 से कहां तक का वैल्यू कर रहा है? 2 से -4 से 2 तक का वैल्यू कर रहा है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे तो फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है, तो वो जो वैल्यूज लाई करेगा वो 0 से 1 इंटरमीडिएट के बीच में ही लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं x² + x -4 इक्वल टू 1 ले लूं, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, और ये वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किसी ना किसी c पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेता हूं। तो c² + c -3 इक्वल टू 0 होगा। तो आप देखो c बिलोंग्स टू क्या होगा? -1 ± √b², 1 -4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो c बिलोंग्स टू क्या आया? -1 ± √, तो 12 + 1 13 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब जो 13 है, देखो आप देखो 13 जो है वो 16 से कम है। मैं क्या कह सकता हूँ? 13 इज लाई बिटवीन, कितना हो जाएगा आपका? 9 to 16। तो 13 का जब आप रूट लोगे तो किसके बीच में लाई करेगा? 3 से 4 के बीच में। तो अगर 3 से 4 के बीच में आपका कोई रूट आ रहा है ना, इसके बीच में कोई रूट आ रहा है, और उसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? -1 + √13, और ये 4 - 1 3 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और √3 - 1/2, ये देखो 1.5। तो आपको क्या दिख रहा है कि रूट जो 13 है, तो √13 - 1/2 वाला जो वैल्यू है, ये 1 से 1.5 के बीच में कोई नंबर आ रहा होगा। तो वही तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई फंक्शन इंटरमीडिएट थ्योरम को सेटिस्फाई करता है और मेरा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो वो जो वैल्यू है c जो होगा, c कहां से कहां बिलोंग करेगा? 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। इसके बीच में कहीं पे आपका लाई करेगा c, या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हो कि इसके बीच में कोई c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे f ऑफ c का वैल्यू किसके इक्वल होगा? k के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये है इंटरमीडिएट थ्योरम। ठीक है, तो लास्ट हमारा टॉपिक है, हम क्या देख चुके हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड हैज एटलीस्ट 1 रूट। ठीक है, तो जैसे हमने x की पावर 7 वाला देखा था, क्यूबिक वाले देखे, जितने आपके ऑड पावर फंक्शन होंगे उसके कम से कम एक रूट तो होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने बेलजेनस थ्योरम से सीखा था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन 0 to 1। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, एक फंक्शन मैंने अगर डिफाइन किया वो कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, और ऑन टू भी है, तो अगर ऑन टू होता है तो उसका कोडोमेन या उसका रेंज जो है, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, सही है ना?
अब देखो कहां से कहां फंक्शन डिफाइन है, डिफाइंड ऑन टू ऑन 0 to 1, तो फंक्शन 0 से 1 से डिफाइन है और 0 से 1 उसका कोडोमेन भी है, रेंज भी है। क्लियर है? तो अगर तो आपको क्या दिखाना है, सो दैट देयर इज सम c बिलोंग टू 0 to 1, इसके बीच में कोई c होगा सच दैट f ऑफ c किसके इक्वल होना चाहिए, 1 माइनस ऑफ c। ठीक है, तो इसके बीच में c कोई ऐसा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं g ऑफ x टाइप का, ताकि g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे आपका जो fx है प्लस ऑफ, अगर x लिया तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स, तो x इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 1। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अगर मैं इस फंक्शन को 0 प्रूव कर दूं तो आप देखो ये इतना इक्वल टू 0, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है इसे मैं f ऑफ c माइनस प्लस ऑफ c माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं पे 0 हो रहा होगा, है कि नहीं। तो मुझे इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है कि ये 0 हो जाए। ठीक, तो आप देखो fx जो है g ऑफ 0, अब c इज लाई बिटवीन दैम, c इसके बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करिए और मेरा फंक्शन ऑन टू है। अगर मेरा फंक्शन ऑन टू है तो ये 0 से 1 के बीच में, जब मैं 0 लूंगा 0 से 1 के बीच में, या तो मेरा फंक्शन सॉरी, तो या तो मेरा फंक्शन 0 से 1 के बीच में होगा, है ना, इंक्रीजिंग हो रहा होगा क्योंकि ऑन टू फंक्शन है, या तो मेरा फंक्शन ऐसे करके डिक्रीज हो रहा होगा, दोनों में से एक फंक्शन फॉर्म हो रहा होगा, है ना, कंटिन्यूअस है। तो या तो 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग होगा या 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। अब मान लेते हैं इंक्रीजिंग वाला केस ले लेते हैं, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे आपका क्या होगा, सी पॉइंट आ रहा होगा। तो इसके बीच में अगर कहीं ना कहीं पे आपका सी पॉइंट आ रहा है 0 से 1 के बीच में, तो मैं क्या जानता हूं कि सी पे जो फंक्शन का वैल्यू है, देखो एफ ऑफ सी जो है वो 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं, ठीक है, तो 0 पुट करने पे आपको f ऑफ 0 मिलेगा, माइनस ऑफ 1 मिल जाएगा। और अगर आपने 1 पुट किया तो f ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1 मीन्स f ऑफ 1 मिलेगा, है कि नहीं। 1 पुट करने पे कितना मिल रहा है, f ऑफ 1, और 0 पुट करने में ऐसे। तो आप इस वैल्यू को देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो fc 0 से बड़ा है मगर 1 से कैसा है, छोटा है ना। तो जब f ऑफ 0 माइनस 1 करूंगा तो क्या ये वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि 1 से तो कम ही है c वाला जो वैल्यू है ना। तो f ऑफ 0 वाला वैल्यू, यहां पे जो 0 वाला वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगा, इसे अगर मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 से, तो ये क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, f ऑफ 1 की अगर मैं बात करता हूं तो f ऑफ 1 कैसा होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना। दूसरा अगर जस्ट इसका रिवर्स लूंगा तभी रिवर्स में भी क्या होगा, ये एक वैल्यू पॉजिटिव, एक क्या होगा, निगेटिव होगा, ऐसा होगा कि नहीं। तो आप ये देखो, क्या ये इंटरमीडिएट थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। तो अगर इंटरमीडिएट थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो देयर एग्जिस्ट ए c, इसके बीच में कोई c आ रहा होगा सच दैट यहां पे g ऑफ c जो वैल्यू होगा वो कोई k के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। या आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे ये बैल्जुनस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये एक वैल्यू तो लेस देन होगा और दूसरा वैल्यू आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो f1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो क्या इसके बीच में एक वैल्यू आएगा c, जहां पे मेरा f ऑफ c प्लस c माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये 0 होता है तो यहाँ पे f ऑफ c जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस ऑफ c के। क्लियर बेटे, क्या बताया मैंने कि मेरा फंक्शन अगर ऑन टू है 0 से 1 में, तो या तो वो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये वाला फंक्शन, तो मैं एक बार यहाँ पे 0 पुट करूं, एक बार 1 पुट करूं, तो एक वैल्यू के लिए, जैसे मैं इंक्रीजिंग वाला ले रहा था, तो इसके लिए f ऑफ 0 तो 0 है, तो 0 माइनस 1 करोगे तो ये लेस देन निगेटिव आएगा, और 1 पे ये क्या दे रहा है, 1 वाला वैल्यू दे रहा है, मींस पॉजिटिव है। तो 0 से निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मेरा फंक्शन क्या हो, 0। तो जहां पे मेरा फंक्शन 0 होगा वहां पे f इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस c।
तो ये प्रूफ हो गया आपका कि फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो c जो है c बिलोंग टू 0 to 1, इसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मेरा फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा एफ सी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ सी। ठीक है, तो अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंटिन्यूटी फंक्शन का कंप्लीट हो चुका है। इस 6 लेक्चर में 1 से लेके आपका जो 6 लेक्चर मैंने इसमें कवर किए, इसमें हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट और जो इसके थ्योरी को समझने के लिए हमारे क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर चुका हूं। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना जो आपको असाइनमेंट दिया है, तो असाइनमेंट में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे और जो आपके डाउट्स होंगे उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना ही करेंगे।